चलिए तो अब हम जानते हैं गोंड जनजाति के बारे में। तो सबसे पहले वही हम देखेंगे कि गोंड शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है। तो गोंड शब्द की उत्पत्ति तेलुगु भाषा के कोंड से हुई है। तेलुगु है, भील में तमिल था, तो भील में तमिल था, यहां पर तेलुगु है। तो गोंड शब्द की उत्पत्ति तेलुगु भाषा के कोंड से हुई है, और जिसका मतलब होता है पर्वत। यानी गोंड ऐसे लोग हैं जो पर्वत पर यानी कि पहाड़ों पर निवास करते हैं। गोंड यानी पर्वत निवासी। यह मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजातीय जनसंख्या है, वहीं सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। वहीं भारत का सबसे बड़ा जनजातीय जनसंख्या और जनजातीय समूह है। क्या क्या बोला? मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति जनसंख्या के हिसाब से, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति जनजातीय समूह के आधार पे, भारत की सबसे बड़ी जनजाति जनसंख्या के आधार पे और जनसंख्या समूह के आधार पर भी। भारत की सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है ये। इसके अलावा 2011 के हिसाब से मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति भी गोंड ही थी। इसका अगर क्षेत्र देखा जाए मध्य प्रदेश में, तो इसका क्षेत्र है नर्मदा के उत्तर और दक्षिण में यह निवास करती है। अब नर्मदा के उत्तर में है विंध्याचल और दक्षिण में है सतपुड़ा, यानी यह विंध्याचल और सतपुड़ा के अंचल में निवास करती है। तो विंध्याचल और सतपुड़ा में निवास करती है, यानी मध्य और दक्षिणी मध्य प्रदेश में निवास करती है। यानी जो मध्य प्रदेश है और दक्षिणी मध्य प्रदेश है वहां पर निवास करती है, लेकिन इसका मुख्य संकेंद्रण दक्षिणी मध्य प्रदेश और दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश में मिलता है। अगर कुछ स्पेसिफिक जिलों की बात की जाए तो मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, छिंदवाड़ा, सिवनी, बैतूल, ये जो जिले हैं यहाँ पर हमें गोंड देखने को मिलते हैं। इसके अलावा खास बात यह है कि ये पूरे मध्य प्रदेश में छितरे हुए हैं, यानी पूरे मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं विरल में, कहीं सघन ये आपको मिल ही जाएंगे। लेकिन इनका मुख्य संकेंद्रण नर्मदा के उत्तर और दक्षिण, यानी नर्मदा वैली में, उसके उत्तर में, उसके दक्षिण में, यानी विंध्याचल और सतपुड़ा क्षेत्र में हमें देखने को मिलता है। मुख्य संकेंद्रण इनका, ठीक है। मुख्य व्यवसाय इनका क्या है? कृषि है। तो गोंड मुख्यतः कृषि करते हैं और इनके द्वारा की जाने वाली कृषि को बरी कहते हैं। तो गोंड द्वारा की जाने वाली कृषि को बरी कहते हैं। क्या कहते हैं? बरी। इनका संकेत हल है। हल हल मतलब कि जैसे कि भीलों का जो संकेत था वो धनुष था, तीर था, कमान था, बांसुरी थी। इनका संकेत है हल। व्यवसाय के आधार पर गोंडों का अगर वर्गीकरण देखा जाए, यानी इनकी स्पेसिफिक कोई उपजातियां नहीं है, व्यवसाय के आधार पर इन्होंने अपनी जातियों को बांट रखा है। इसके अलावा अभी आएगा आर्थिक स्थिति के आधार पर, तो आर्थिक स्थिति के आधार पर भी इन्होंने अपने आप को बांट रखा है। तो व्यवसाय के आधार पर अगर गोंडों का वर्गीकरण देखा जाए तो सबसे पहला हमें मिलता है अगरिया। नाम से स्पष्ट है, अगरिया। ये अगरिया शब्द की उत्पत्ति हुई है हिंदी शब्द के आग से। किससे? आग से। अगरिया यानी आग का काम करने वाले गोंड। अगरिया आग का काम मतलब कि लोहे का काम करते हैं। लोहा बिना आग के तो कुछ होता ही नहीं, पिघलता ही नहीं है। आग से जलाओगे तो लोहा पिघलेगा। तो लोहे का काम करने वाले यानी अगरिया, सामान्य भाषा में कहें तो लोहार हैं। तो अगरिया लोहे का काम करती है। अगरिया शब्द आग से बना है। इनका निवास क्षेत्र शहडोल मंडला है, यानी बघेलखंड। शहडोल मंडला में अगरिया, शहडोल मंडला में अगरिया यानी बघेलखंड में हमें अगरिया देखने को मिलेगी। इनके देवता है लोहासुर। लोहे का काम करती हैं, लोहासुर इनके देवता है। ये उड़द की दाल को बहुत ही सगुन मानते हैं, शुभ मानते हैं। वधु मूल्य के रूप में भी ये उड़द दाल का प्रयोग करते हैं। ये अपने देवता को प्रसन्न करने के लिए काले मुर्गे की बलि देते हैं। किस मुर्गे की? काले मुर्गे की। कौन? अगरिया की बात हो रही है। ये सुअर का मांस भी खाना पसंद करते हैं। अभी एक और जनजाति आएगी जो सुअर की पूजा करती है, लेकिन ये क्या करते हैं? सुअर का मांस खाते हैं। तो अगरिया लोहे का काम करते हैं। देवता इनके लोहासुर हैं। उड़द की दाल को शुभ मानते हैं। काले मुर्गे की बलि चढ़ाते हैं। किसके लिए? लोहासुर के लिए। और सुअर का मांस खाना पसंद करते हैं या खाते हैं। अगला है प्रधान या पटेरिया। प्रधान, पटेरिया या देउरी, ये तीनों एक ही हैं, मतलब एक ही के अलग अलग नाम है। प्रधान, पटेरिया या देउरी। प्रधान, पटेरिया या देउरी ये क्या होते हैं? ये पुजारी होते हैं। कहीं कहीं मिलता है कि प्रधान मतलब प्रधान यानी शासक है, लेकिन
अधिकतर जगह मिलता है कि प्रधान का मतलब ये पुजारी है। किसमें? गोंडों में। तो गोंडों में ये पुजारी है। गोंड शासक के दरबार में ये सेवा भी करते थे, यानी जो गोंड साम्राज्य था उसके दरबार में ये मंत्रियों के पद पर रहे हैं। ये पारंपरिक गीतों का गायन भी करते हैं। पारंपरिक गीतों का गायन कौन करते हैं? प्रधान करते हैं। इनका क्षेत्र कौन कौन सा है? मेकाल और बघेलखंड क्षेत्र इनका है, यानी मेकाल क्षेत्र, वही अनूपपुर उमरिया वाला क्षेत्र, और बघेलखंड क्षेत्र में ये निवास करते हैं। अगला है अपनी उपजनजाति सोलहास। सोलहास तो ये शिल्पकार थे, यानी लकड़ी का काम करने वाले थे, बढ़ईगिरी का काम करने वाले हैं। कौन? सोलहास। अगला है मुकद्दम या गोटिया। मुकद्दम या गोटिया क्या है? जो गोंड पंचायत है, गोंड पंचायत के जो प्रमुख होते हैं उन्हें मुकद्दम या गोटिया कहा जाता है। अगला है ओझा। तो ओझा, ओझा तांत्रिक का कार्य करते हैं। ओझा तांत्रिक का कार्य करते हैं। अगला है कोयला भूतिस। तो कोयला भूतिस नर्तक है और नृत्य यानी नाचने का काम करते हैं। तो व्यवसाय के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 6 भागों में बांटा गया है गोंड को। पहला था अपना अगरिया। अगरिया आग का काम करते हैं। इनके देवता लोहासुर हैं। उड़द दाल को शुभ मानते हैं। काले मुर्गे की बलि देते हैं। इसके अलावा सुअर का मांस भी खाते हैं और शहडोल मंडला क्षेत्र में रहते हैं। कहाँ पर? बघेलखंड क्षेत्र में रहते हैं। अगला कौन सा था अपना? प्रधान या पटेरिया या देवरी। प्रधान, पटेरिया या देवरी ये क्या है? ये पुजारी थे। इसके अलावा गोंड साम्राज्य में ये मंत्रियों के पद पे भी रहे, यानी शासक भी इन्हें माना जाता है। ये मेकाल बघेलखंड क्षेत्र में रहते हैं। अगला कौन सा है? सोलहास। तो सोलहास कौन है? जो लकड़ी का काम करता है, यानी कि बढ़ईगिरी करते हैं। इसके अलावा अगला कौन सा था? मुकद्दम या गोटिया। पंचायत का प्रमुख मुकद्दम या गोटिया कहलाता है। अगला ओझा था। तो ओझा तांत्रिक का कार्य करता है। और कोयला भूतिस नर्तक थे। तो अगरिया लोहार थे, प्रधान पुजारी थे, सोलहास बढ़ईगिरी थे, बढ़ई थे मतलब कि शिल्पकार थे, मुकद्दम पंचायत के प्रमुख थे, ओझा तांत्रिक कार्य करते थे, कोयला भूतिस नर्तक का कार्य करते थे। आर्थिक स्थिति के आधार पर अगर वर्गीकरण किया जाए तो 3 भागों में गोंड को बांटा गया है। राजगोंड, धूरगोंड और मुड़िया या मारिया। राजगोंड, धूरगोंड, मुड़िया या मारिया। राजगोंड नाम से स्पष्ट है, राजा यानी कि ये भूस्वामी है। आर्थिक स्थिति इनकी काफी अच्छी है, ये यानी कि अमीर लोग हैं। धूरगोंड इनकी आर्थिक स्थिति मध्यम प्रकार की, ये मिडिल फैमिली से है, यानी कि इनकी आर्थिक स्थिति ना ज्यादा बहुत अच्छी है ना ज्यादा बहुत खराब है। ये पुराने जमाने में सैनिक या कृषक हुआ करते थे, मुख्यतः ये सैनिक हुआ करते थे। अगला है मुड़िया या माड़िया। तो अति पिछड़ी गोंड की जो उपजाति है, गोंड की जो अति पिछड़ी अगर देखा जाए अपन जाति, तो वो मुड़िया या माड़िया है। बहुत ही गरीब है ये, पिछड़े गोंड इन्हें कहा जाता है। घोटुल पाटा। घोटुल पाटा क्या है? एक घोटुल एक प्रथा, घोटुल पाटा नहीं, घोटुल प्रथा क्या है? घोटुल प्रथा। तो घोटुल एक प्रथा है, किसमें? गोंडों में प्रचलित है, लेकिन गोंडों की भी जो एक उपजाति है मुड़िया या माड़िया, उसमें यह मुख्यतः प्रचलित है। तो गोंडों में भी है बहुत कम, लेकिन मुड़िया या माड़िया में सामान्यतः देखा ही जाता है कि उनमें यह प्रचलित है। तो गोंड जाति की एक उपजाति माड़िया या मुड़िया में हमें यह देखने को मिलता है घोटुल प्रथा। घोटुल प्रथा क्या है? ये एक युवा गृह है। युवा गृह मतलब कि एक ऐसी जगह जहां पर लोग लिविंग रिलेशन में रहते हैं, शादी से पहले रहते हैं। तो शादी के पहले कुंवारे लड़के लड़की साथ में रहते हैं तथा यौन संबंध भी यहाँ पर वो बना सकते हैं। घोटुल का शाब्दिक अर्थ होता है हट या झोपड़ी। घोटुल का मतलब होता है झोपड़ी, यानी झोपड़ी में रहते हैं। यहाँ पर क्या होता है? लड़के आते हैं बहुत सारे, एक इनका टाइमिंग रहता है, तो उसमें लड़के आते हैं बहुत सारे, उनका एक प्रमुख होता है। लड़कियां भी आती बहुत सारी, उनका भी एक प्रमुख होता है। तो यहाँ पर जो लड़के आते हैं, घोटुल प्रथा के लिए जो लड़के आते हैं उन लड़कों को चेलिक कहा जाता है। घोटुल प्रथा के लिए आए लड़कों को चेलिक कहा जाता है। वहीं लड़कों के ग्रुप के जो प्रमुख होते हैं उन्हें सिरेदार कहा जाता है। तो चेलिक यानी चालाक लड़के और सिरेदार मतलब सरदार, तो सिरेदार, तो चेलिक का प्रमुख सिरेदार होता था। इसके अलावा यहाँ पर भाग लेने वाली लड़कियों को मोटियारी कहा जाता है। क्या? मोटियारी, मोटियारी मोटी है, मोटियारी। और उनके प्रमुख को यानी लड़कियों के समूह की प्रमुख जो होती थी उन्हें बेलोसा कहा जाता था। क्या कहा जाता? बेलोसा।
वेरियर एल्विन का नाम यहां पर आता है। वेरियर एल्विन क्या थे? एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, यानी कि मानव वैज्ञानिक थे। ये यूनाइटेड किंगडम के रहने वाले थे, लेकिन बाद में इन्होंने भारत की नागरिकता भी ले ली थी। इन्होंने कई सारी किताबें लिखी और जिनका संबंध गोंड या गोंड की उपजाति मुड़िया या माड़िया से संबंधित है। इन्होंने एक तो जनजाति लिखी है, द मुड़िया एंड देयर घोटुल। द मुड़िया, द माड़िया एंड देयर घोटुल, यानी कि माड़िया और उसकी घोटुल प्रथा, उसके बारे में इन्होंने काफी अच्छे से लिखा है। इसके अलावा द बेगा पुस्तक भी इन्होंने लिखी है, यानी जब अभी बेगा जनजाति आएगी तो वहां पर भी हम इनको फिर से देखेंगे। लिव्स फ्रॉम द जंगल, ये भी इनकी एक प्रमुख पुस्तक है। तो 3 इनकी पुस्तक है, द मुड़िया एंड देयर घोटुल, द बेगा एंड लिव्स फ्रॉम द जंगल। लिव्स फ्रॉम द जंगल, इन्होंने घोटुल प्रथा के बारे में काफी कुछ लिखा है। ये क्रिश्चियन मिशनरी के रूप में भारत आए थे, लेकिन बाद में हिंदू धर्म इन्होंने ही अपना लिया। विवाह पद्धति अगर देखी जाए गोंडों में, तो पहली सबसे प्रमुख जो विवाह पद्धति सबसे प्रसिद्ध है वो है दूध लोटावा। कौन सी है? दूध लोटावा। दूध लोटावा में क्या होता है? ये गोंडों में प्रचलित एक प्रमुख विवाह पद्धति है। इसमें बुआ और मामा के लड़के लड़कियों के बीच में विवाह किया जा सकता है। बुआ और मामा के जो लड़के लड़की रहते हैं उनके बीच में विवाह हो जाता है। अन्य नाम इसका है ममेरे फुफेरे शादी। क्या होता है? ममेरे फुफेरे शादी, ममेरे फुफेरे शादी। अगला है लम सेना या सेवा विवाह। लम सेना या सेवा विवाह, जहां पर भी लम शब्द लगा रहा है, यानी कि ये सेवा विवाह है, सर्विस करके, यानी कि लड़का ससुराल जाएगा, ससुर की सासू की सबकी सेवा करेगा, उन्हें मतलब कि प्रसन्न करने की, खुश करने की कोशिश करेगा और उसके बाद शादी करके लड़की को अपने घर लेकर आता है। यहां पर लड़के को लमाइन कहा जाता है, यानी लम सेना विवाह में जो लड़का जाता है उस लड़के को लमाइन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लमाइन। तो लड़के को लमाइन कहा जाता है लम सेना विवाह में। अगला होता है एक पठौनी विवाह। तो पठौनी, जब लड़की बारात लेकर लड़के के यहां जाए तो उसे कहा जाता है पठौनी विवाह। तो पठौनी विवाह, जब लड़की बारात लेकर जाए तो उसे कहा जाता है पठौनी विवाह। और चढ़ विवाह जो नॉर्मल विवाह रहता है जिसमें लड़का बारात लेकर जाता है। तो कौन कौन से विवाह देखे? दूध लोटावा, जिसे ममेरे फुफेरे भाई बहन का जो शादी भी कहते हैं। अगला देखा था हमने कौन सा? लम सेना विवाह या सेवा विवाह। इसमें लमाइन कहा जाता है, लड़के को सेवा करके प्रसन्न करता है। ठीक है। अगला देखा था अपन ने पठौनी विवाह, जिसमें लड़की बारात लेकर जाती है। अगला देखा था अपन ने चढ़ विवाह। तो चढ़ विवाह में लड़का बारात लेकर जाता है। अब प्रमुख देवता देख लेते हैं इनके। तो प्रमुख देवता, सबसे प्रमुख देवता है इनके बूढ़ा देव या बड़ा देव। बड़ा देव या बूढ़ा देव। देखो, बूढ़ा यानी पुराने, पुराने तो पुराने रहेंगे तो बनाएगा कौन? जो पुराना रहेगा। बनाएगा कौन? निर्माणकर्ता कौन रहेगा? जो पुराना रहेगा, यानी कि जो बड़ा रहेगा। तो बस बूढ़ा देव। बूढ़ा देव क्या है? निर्माण करता है। इन्हें निर्माण करता माना जाता है, यानी इन्हें बनाने वाला माना जाता है। जैसे हमें ब्रह्मा क्या है? निर्माण करता है। साल के वृक्ष पर इनका निवास है, यानी बूढ़ा देव का निवास स्थल माना जाता है साल वृक्ष। इसलिए साल वृक्ष गोंडों का पूजनीय हो जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा जो साल वृक्ष की महत्ता है वो बेगांव में हमें देखने को मिलती है। अगला है ठाकुर देव। तो ठाकुर देव, गांव में कौन रहते थे पहले? ठाकुर साहब, ठाकुर साहब। तो बस ये गांवों के प्रमुख देवता है। गांवों के प्रमुख देवता है। इन्हें ग्राम में देवता भी कहा जाता है। तो ठाकुर देव ग्राम में देवता है। पकारी के पेड़ पर ये निवास करते हैं। किसके? पकारी के पेड़ पर ये निवास करते हैं। साल के पेड़ पे बूढ़ा देव, ठाकुर देव पकारी के पेड़ पे। खेर माता, इन्हें ग्राम में देवी कहा जाता है, यानी ठाकुर देव का फीमेल वर्जन खेर माता। ये गांव की देवी है, ग्राम में देवी कहा जाता है। इसके अलावा एक है दूल्हा देव, नाम से स्पष्ट है दूल्हा। तो यहाँ पर क्या है? शादी के पहले दूल्हा इनकी पूजा करने आता है। इसके अलावा इन्हें क्या माना जाता है? ये बीमारियों को दूर करने वाले भगवान हैं, यानी ये रोगों से रक्षा करते हैं। और एक और भगवान है इनके नरसेन देवता। गांव की सीमा की सुरक्षा करने वाले हैं नरसेन। नरसेन, जो नर यानी कि जो पुरुष रहेगा वही तो रक्षा करेगा। तो नरसेन तो गांवों की सीमा सुरक्षा करने वाले नरसेन हैं। तो बड़ा देव या बूढ़ा देव निर्माणकर्ता साल के वृक्ष पर, ठाकुर देव ग्राम में देवता पकारी के पेड़ पर, खेर माता ग्राम में देवी, फिर कौन थे अपने? तुला देव बीमारियों को दूर करने वाले, फिर थे नरसेन। नरसेन कौन थे? गांवों की सीमा सुरक्षा करने वाले। अन्य देवता कौन कौन से इनके? तो माताबाई, माताबाई, सूरज देव और कलशहीन देवी। कलशहीन मतलब कलश नहीं है वो वाली देवी, कलशहीन देवी। तो माताबाई,
सूरज देव कलशहीन देवी, माता बाई सूरज देव कलशहीन देवी, ये इनके देवी देवता हैं। इन्हें गोंड देवताओं की पूजा के आधार पर 7 भागों में बांटा गया है, यानी गोंडों को अपने देवताओं की पूजा के आधार पर इन्होंने अपने आप को 7 अलग अलग भागों में बांट लिया कि ये इसकी पूजा करता है, ये इसकी, ये इसकी, ये इसकी, तो ऐसे 7 भागों में बांटा है। वो कौन कौन से हैं महत्वपूर्ण नहीं है। इनके पूजनीय पशु है सांप या नाग, तो भील भी नाग को पूजते थे, ये भी नाग को पूजते हैं। पूजनीय वृक्ष इनका पीपल है, पूजनीय वृक्ष पीपल है। इसके अलावा साल और पकारी को भी ये पूजते हैं। इनका पेय पदार्थ है पेज। इसके अलावा महत्वपूर्ण वृक्ष इनका महुआ है, महुआ, क्योंकि महुआ की दारू बनाते हैं, मदिरा बनाते हैं और उसका सेवन करते हैं, तो महुआ की मदिरा भी इनका प्रमुख पेय पदार्थ है। इसके अलावा पेज का भी ये सेवन करते हैं। प्रमुख नृत्य देख लेते हैं, तो सबसे प्रसिद्ध गोंडों का नृत्य है कर्मा। कर्मा तू मेरा धर्मा, तो वही कर्मा, कर्मा मतलब कर्म, तो यह गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया जा चुका है। कर्मा क्यों? क्योंकि 2016 में 3000 से ज्यादा लोगों ने एक साथ मंडला में, कहां पर, मंडला डिस्ट्रिक्ट में 2016 में 3000 से ज्यादा लोगों ने एक साथ ये नृत्य करके रिकॉर्ड बनाया था। इसलिए एकमात्र ऐसा जनजातीय नृत्य है जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है। 2016 में शामिल हुआ था, मंडला जिले में यह नृत्य किया गया था। कर्मा जो है वो कर्मा भगवान के लिए किया जाता है, उनको प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। अगला नृत्य है सेला रीना नृत्य। सेला रीना नृत्य, तो सेला नृत्य अलग है, रीना नृत्य अलग है, लेकिन जो सेला नृत्य है वो पुरुषों द्वारा किया जाता है और रीना नृत्य महिलाओं द्वारा। तो सेला रीना, सेला रीना, सेला रीना, सेला रीना, सेला रीना, सेला पुरुषों द्वारा, रीना महिलाओं द्वारा। रीना महिला का ही तो नाम है। अगला है सुआ नृत्य। सुआ का मतलब होता है तोता, सुआ का मतलब होता है तोता। सुआ नृत्य ये वियोग श्रृंगार पर आधारित है। सुआ नृत्य वियोग श्रृंगार पर आधारित है। महिलाएं यहां पर गाकर नृत्य करती हैं। अन्य जो नृत्य है इनके वो है भड़ोनी सजनी दीवानी, भड़ोनी दीवानी सजनी, भड़ोनी दीवानी सजनी, भड़ोनी दीवानी सजनी, बिरहा कहरवा, बिरहा कहरवा, बिरहा कहरवा, गोंडी गेंडी गोचोटीना, गोंडी गेंडी गोचोटीना, गोंडी गेंडी गोचोटीना, गोंडी गेंडी गोचोटीना, ये सब क्या है? टीना। तो एक और आ गया, रीना भी है, टीना भी है। रीना टीना, रीना टीना किसका है? रीना टीना, रीना टीना गोंड का। तो कौन कौन से नृत्य हो गए? कर्मा हो गया सबसे प्रमुख, फिर सेला रीना, सेला पुरुष, रीना महिला, सुआ नृत्य तोता वियोग श्रृंगार। इसके अलावा भड़ोनी सजनी दीवानी, भड़ोनी सजनी दीवानी, कहरवा बिरहा, बिरहा कहरवा, गोंडी गेंडी गोचोटीना। ठीक है, इनके त्योहार और उत्सव देख लेते हैं। तो मड़ई, तो जो भील में जो स्थान, जो महत्व भगोरिया का है वही गोंड में स्थान है मड़ई का। तो मड़ई भील का भगोरिया इज इक्वल टू गोंड का मड़ई, भील का भगोरिया इज इक्वल टू गोंड का मड़ई। नवंबर से अप्रैल के बीच में ये होता है, दिवाली से लगभग स्टार्ट हो जाता है। ये एबाल तोर नृत्य किया जाता है। तो एबाल तोर नृत्य कहाँ किया जाता है? मड़ई, मड़ई उत्सव में। सर्वाधिक प्रसिद्ध जो मड़ई माना जाता है वो नारायणपुर छत्तीसगढ़ का माना जाता है, नारायणपुर छत्तीसगढ़। लेकिन अगर मध्य प्रदेश में देखा जाए कि मध्य प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध मड़ई कहाँ का है, तो वो मंडला और डिंडोरी का माना जाता है। इसके अलावा बूढ़ा देव की पूजा की जाती है, यहाँ पर खेर माता की भी पूजा की जाती है। वहीं अंगा देव को कंधे पे रखकर घुमाया जाता है। तो अंगा देव को कंधे पे रखकर घुमाया जाता है, किसमें? मड़ई में। अगला है मेघनाथ उत्सव। तो ये मेघनाथ को मानते हैं, मेघनाथ उत्सव। इसके अलावा कोर को भी मानते हैं। तो मेघनाथ उत्सव, रावण का बेटा था मेघनाथ, ये मानते हैं कि मेघनाथ ने इनकी रक्षा की थी। फागुन यानी फरवरी मार्च में मेघनाथ उत्सव मनाया जाता है। तो मेघनाथ उत्सव गोंड। अगला है बीदरी। बीदरी तो फसल के बोते समय यानी फसल के बोने से पहले जो मनाया जाता है वो है बीदरी। उत्पादन बढ़ाने के लिए बीदरी उत्सव या समारोह या नृत्य जो होता है वो बीदरी किया जाता है। इसके अलावा अन्य जो इनके उत्सव त्यौहार या पर्व है वो है बागपंथी, हरदीली, नवाखानी, चेरता और जवारा। तो इनके उत्सव प्रमुख कौन कौन से? तो प्रमुख 3 हैं, मड़ई, मेघनाथ और बीदरी। मड़ई, मेघनाथ और बीदरी, मड़ई, मेघनाथ और बीदरी। अन्य कौन कौन से हैं? बागपंथी, हरदीली, नवाखानी, बागपंथी, हरदीली, नवाखानी
और चेरता व जावरा। गोंडों के बारे में अन्य तथ्य देख लेते हैं। तो इनका पेय पदार्थ कौन सा है? पेज, जो पानी में कोदो को या भात को जो मिलाकर बनाया जाता है, नमक वगैरह का घोल, उसे पेज कहा जाता है। खाद्य पदार्थ है इनका कोदो का भात। उत्पत्ति इनकी द्रविड़ियन है। उत्पत्ति कौन सी है इनकी? द्रविड़ियन, याद रखना। गुदना प्रिय जनजाति है ये, ठीक है ना। गोंड स्वयं को कोयतूर कहते हैं। कोयतूर, और कोयतूर का मतलब होता है पर्वत निवासी। तो गोंड क्या कहते हैं अपने आप को? कोयतूर। गोंड कोयतूर, गोंड कोयतूर, कोयतूर मतलब पर्वत निवासी। खेहुल पाटा। खेहुल पाटा क्या है? एक तो घोटुल हो गया, घोटुल प्रथा, एक खेहुल पाटा। खेहुल पाटा मृत्यु गीत है, यानी मर जाने पर ये जो गीत गाते हैं उसे खेहुल पाटा कहा गया है। मृत्यु के बाद ये शरीर को कुछ कंडीशंस में जला देते हैं, कुछ कंडीशन में ये दफनाते हैं, यानी ये दोनों चीजें इनमें चलती है। दफनाते भी है, जलाते भी हैं मृत्यु के बाद। कौन? गोंड। घर का वह कमरा जो मेहमानों के लिए होता है, यानी मेहमान आएगा तो उसमें ठहरेगा, जो स्पेशली बनाया जाता है उसे बंगला कहा जाता है। तो मेहमानों के लिए जो बनाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? बंगला। अभी बंगला एक बार और आएगा सहरिया में। गढ़मंडला। गढ़मंडला गोंड साम्राज्य था, अभी इसके बारे में हिस्ट्री में देखेंगे। नोहडोरा। नोहडोरा। नोहडोरा क्या है? भित्ति चित्र है जो गोंड जनजाति अपने दीवारों पर बनाती है। तो जैसे कि भील में पिथोरा चित्रकला थी, वैसे ही गोंड में नोहडोरा एक भित्ति चित्र है। तो यहाँ पर लगभग गोंड जनजाति से संबंधित हमारी सारी चीजें समाप्त होती हैं। धन्यवाद।